राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया, जिसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की प्रेस वार्ता करते हुए सीएम ने कहा कि बजट में विकसित राजस्थान की झलक देखने को मिली है और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप ये बजट है। और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि पिछले 2 साल में 282 घोषणाएं हमने पूरी की है। सीएम ने कहा कि यह बजट विकसित राजस्थान 2047 का विजन धरातल पर उतारने वाला बजट है। हम लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के विजन को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों की क्षमताओं का विकास करना, सबका साथ सबका विकास को फोकस रखकर बजट बनाया गया है। साथ ही कहा कि ये बजट गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता के सशक्तिकरण का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। तो मैंने उस दिन बताया था महंगाई दर किस तरह से घट करके नीचे आई है और 0.81 आई है, 6.5 से ऊपर थी, फिर 4.44 हुई, 4.44 और उसके बाद 0.81। ये क्या आधार मानते हैं? इसी तरह से 8,000 करोड़ रुपए का, जैसा मैंने बताया, कर्जा कम हुआ। इसी तरह से प्रति व्यक्ति इनकम पहली बार 2 लाख को क्रॉस की है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान किधर जा रहा है। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा आज 2-3 घोषणाएं और हमने की हैं, क्योंकि हम उसको रोकना चाहते हैं जो राजस्थान की गाड़ी कमाई जिसको देनी होती है उसमें नहीं पहुंचती है। हमने डीबीटी के माध्यम से किया है, आपको पता हो। हम हर चीज को डीबीटी पर ला रहे हैं जिससे कोई उसका बिचौलिया नहीं हो, जिससे कि वो जिस व्यक्ति को जिस की आवश्यकता है, जिसको सरकार दे रही है, उसको सीधे खाते में पहुंचे। अब तक क्या होता था, बजट की शायद बड़ी होगी, कुछ और होगा, लेकिन उसकी कितना उस तक पहुंचता था। हमने कहा है कि हम अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हर योजना का लाभ उस तक मिले, किसान को, युवा को, मजदूर को, जो भी आवश्यकता है हमारी, उनको पूरी तरह से मिले। इसलिए हम उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप चिंता मत करिए, राजस्थान निश्चित रूप से विकसित भारत और विकसित राजस्थान, उत्कृष्ट राजस्थान, और जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश किया, जहां भगवा बैग से निकले इस पिटारे में युवाओं, महिलाओं और मरीजों के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं की गई है। सरकार ने 1 लाख नई सरकारी भर्तियों का ऐलान कर युवाओं को बड़ी राहत दी है और वहीं पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए एनटीए की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाने का फैसला लिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में राइट टू हेल्थ की भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां अब दस्तावेज न होने पर किसी मरीज को मुफ्त इलाज से मना नहीं किया जाएगा। साथ ही सड़क हादसों में जान बचाने के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु सीपीआर ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। तो वहीं लखपति दीदी श्रेणी की महिलाओं को मिलने वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर भी फोकस किया गया है, जहां 1800 करोड़ की लागत से सड़कों, आरओबी के काम होंगे। तो वहीं 24,000 करोड़ की पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। किसानों को 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी है। साथ ही हमने गेहूं की एमएसपी के ऊपर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि तथा 2 लाख। राजस्थान सरकार के वर्ष 2026-27 बजट से मरु प्रदेश के हरित प्रदेश बनने का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के हरित विकास के लिए कई घोषणाएं की और इसी को लेकर के इंडिया अहेड ने राजस्थान के वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा से खास बातचीत की। सुनिए। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का तीसरा बजट आज पेश हुआ। वित्त मंत्री के बतौर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया और खास इसमें यह रहा कि वन्य जीव और हरित क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम हुआ। इसी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वन मंत्री संजय शर्मा उपस्थित हैं। उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास इस बजट में है राजस्थान को और हरित बनाने के लिए।
देखिए, मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को इस मायने में धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो राजस्थान पहले रेगिस्तान के रूप में जाना जाता था, वो राजस्थान आने वाले समय में हरियालो राजस्थान के रूप में जाना जाएगा। गत 2 बजटों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको जो पौधारोपण करने का लक्ष्य दिया गया था, मुझे बताते हुए खुशी है, इन गत 2 वर्षों में हमारे द्वारा, हमारे वन विभाग और अन्य विभागों के द्वारा, सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा, आम जन के द्वारा राजस्थान में 19 करोड़ पौधों का रोपण किया गया और विशेष रूप से वो पौधे संरक्षित रहें उसके लिए वन विभाग द्वारा त्रिस्तरीय जांच कमेटी बनाई हुई है, जो अलग अलग समय औचक निरीक्षण करते हैं। जहां वन विभाग द्वारा पौधों का रोपण किया गया, उन स्थानों का औचक निरीक्षण करके किस प्रकार से पौधा सर्वाइव करे उसकी चिंता करते हैं। कहीं सर्वाइव नहीं कर पाते तो उस पौधे को दोबारा लगा करके पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन विभाग और पूरे राजस्थान के आमजन और सरकारी विभाग कर रहे हैं। मुझे बताते हुए इस मायने में खुशी है कि अरावली के संरक्षण के लिए गत बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 250 करोड़ का बजट हमको दिया गया था और इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष रूप से अरावली हिल्स के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा बजट दिया गया है, क्योंकि अरावली 4 राज्यों के बीच में से होकर गुजरती है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान के 19 जिले इस अरावली हिल को कवर करते हैं। अरावली के चारों तरफ जहां अतिक्रमण की संभावना है वहां दीवार बनाई जाएंगी, पौधों का रोपण होगा। बहुत सारी नदियां अरावली के होकर उद्गम होता था, लेकिन वो लुप्त हो गई। किस प्रकार से वो नदियां वापस जीवित हों और किस प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पॉन्ड्स बनाए जाएंगे। साथ ही साथ वन्य क्षेत्रों को सुरक्षित करते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष चिंता जाहिर की गई। उसके निमित्त उन्होंने बजट भी दिया है। और जो ऐतिहासिक धरोहर जंगल के अंदर है, जो बहुत पुराने किले हैं, बावड़ियाँ हैं, उसके संरक्षण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से बजट का आवंटन किया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि कुंभलगढ़ में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क के रूप में इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई, जिसके निमित्त 31 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है। और अलवर का जो प्रतापगढ़ का फोर्ट है उसके संरक्षण के लिए, उसके रिनोवेशन के लिए, और बहरोड रूंद में अंग्रेजों के समय एक शिकार गाह थी जो बहुत जीर्ण हालत में हो चुकी है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के अधीन है, उसके सौंदर्यकरण के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट का आवंटन किया गया है। और विशेष रूप से पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए जहाँ जहाँ हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, चाहे बालोतरा हो, चाहे जोधपुर हो, भिवाड़ी हो, जहाँ गंदे पानी की प्रदूषण की समस्या थी, उसको लेकर विशेष रूप से बालोतरा में एक बड़े बजट के आवंटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। साथ ही साथ भिवाड़ी और अलवर में ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से जो दूषित पानी होता है उसके निकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट दिया गया है। भावार्थ यह है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जहां एक और 200 विधानसभा में विकास के प्रति जो काम होते हैं, जो आम आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, उसको लेकर बजट का आवंटन किया। वहीं पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए, साथ ही साथ जो ऐतिहासिक धरोहर हमारे वन्य क्षेत्र में है उसके संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनूठी पहल करी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो राजस्थान रेगिस्तान के रूप में जाना जाता था, वो राजस्थान हरियालो राजस्थान के रूप में जाना जाएगा। और जो राजस्थान आज तक विकासशील राज्यों के रूप में जाना जाता है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वो राजस्थान विकसित राज्य के रूप में जाना जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाने की बात भी इस बजट घोषणा में हमें सुनाई देने वाली। एक लैंड डाइवर्जन के लिए 1000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाने की बात की, ये कैसे काम हुआ? किसी एक क्षेत्र में ही बनेगा या पूरे प्रदेश में? ऐसा है कि कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट हो उसमें वन विभाग जब तक एनओसी नहीं देता, जब तक उसको डाइवर्जन की नाम पे उसको खुद को एक अलग से ज़मीन नहीं मिल जाए, उसमें बड़ी समस्या आती थी। रेवेन्यू लैंड ढूंढने में और अलग अलग पैचेस में होती तो बड़ी परेशानी आती थी। उन सब बातों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और 1000 हेक्टेयर भूमि का एक लैंड बैंक बनाने की आज घोषणा करी है, जिससे कोई भी बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट आता है तो उसमें किसी प्रकार की समस्या न आए और वो प्रोजेक्ट फरमान मतलब तेज गति से आगे बढ़े। उसके निमित्त ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब 1000 हेक्टेयर का लैंड बैंक हमको मिलेगा तो वन विभाग को भी कोई परेशानी नहीं होगी अपनी लैंड को डाइवर्जन करने में। 1000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है वन्य जीवों के पुनर्वास के लिए। हम देख रहे हैं, अच्छी खबर है, राजस्थान में वन्य जो जीव हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बजट के अंदर रेस्क्यू सेंटर बनाने के लिए भी घोषणा की गई है। विशेष रूप से जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं,
चाहे वो सरिस्का का हो, रणथंभौर हो, मुकंदरा हो, रामगढ़ बिजदारी हो, करौली धौलपुर हो। उसके साथ साथ रेस्क्यू वाहन की भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट की घोषणा की गई है और लगभग 200 के करीब रेस्क्यू वाहन इस बजट के माध्यम से वन विभाग को मिलेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ हम वनों का संरक्षण कर रहे हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इन वन क्षेत्र में रहने वाले हमारे वनवासी भाई, ग्रामवासी या आसपास के रहने वाले ग्रामवासी, उनके अधिकार किस प्रकार से सुरक्षित रहें, वो किस प्रकार से आगे बढ़कर के वनों की सुरक्षा में लगे, उसका पूरा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। बजट से एक दिन पूर्व 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई, वेटलैंड अथॉरिटी की और वन्य जीव बोर्ड की भी। क्या कुछ खासा हर जिले में कुछ? देखिए, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग एक सतत प्रक्रिया है और महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार वो होती है और जो भी एजेंडे उसमें आते हैं उस पर हम सब लोग और हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नॉमिनेट हैं, वो उस पर सारगर्भित चर्चा करते हैं और कोई पास होने लायक होता है तो उसको पास करते हैं, कोई पास होने लायक नहीं होता है तो उसको नेगेटिव अप्रोच करके कैंसिल करते हैं। और जो भी हमारे प्रस्ताव पास होते हैं वो जहां नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में भेजने की आवश्यकता होती है तो वो उनको वहां भेज करके नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की सहमति के बाद उसमें कार्य करने का काम शुरू किया जाता है। जहां तक आपने वेटलैंड अथॉरिटी की बात करी, वो बैठक विशेष रूप से सिलीसेड जो अभी रामसर साइट बना है उसको लेकर की गई थी और वहाँ अभी हमने बर्ड फेस्टिवल का भी आयोजन किया था जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का हमको आतिथ्य मिला था। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उस वेटलैंड शेड सरिस्का के सिलीसेड के अंदर लगभग 250 प्रजाति की अलग अलग पक्षियाँ हैं जिसमें हमारे देश के भी हैं और प्रवासी भी हैं और उसी को लेकर के वो बैठक थी। और आने वाले समय में हमारा जो सरिस्का क्षेत्र है वहाँ मंगलसर बांध और मानसरोवर बांध, उन दोनों बांधों को भी हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी वो भी रामसर साइट के रूप में घोषित होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं वन मंत्री संजय शर्मा, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वन संरक्षण और हरित राजस्थान एक सतत प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलती रहेगी। सहयोगी राम अवतार प्रजापति के साथ अवनींद्र मिश्रा, इंडिया हेड, जयपुर। सरकार के बजट में युवा कल्याण, आधारभूत संरचना, अपराध नियंत्रण, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा, कृषि एवं कृषक कल्याण, सहकारिता, उद्योग और पर्यटन जैसे विविध क्षेत्रों को संतुलित प्राथमिकता दी गई है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा की गई घोषणाएं राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करती है और बजट में युवा, महिला, किसान एवं श्रमिक आदि सभी वर्गों के हितों का बराबर ध्यान रखा गया है। और बजट को लेकर के कौशल, रोजगार और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री के बिश्नोई से इंडिया हेड की खास वार्ता सुनिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व वाली सरकार का आज तीसरा बजट पेश हुआ। इसमें युवा कल्याण से लेकर हरित राजस्थान के लिए कई प्रावधान किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री के बिश्नोई, जो कि युवाओं के सशक्तिकरण के लिए खास उनके रोजगार और उनके कौशल विकास के लिए कार्य करते हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ खास इस बजट में होने लगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को और हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को, वित्त मंत्री हमारे दिया कुमारी जी को, कि आज पहली बार देश आज़ादी के बाद में ऐतिहासिक 6 लाख करोड़ को भी पार करने वाला है बजट। ये समग्र राजस्थान के विकास को विकसित राजस्थान बनाने की तरफ ये कदम है। ये आने वाले समय में निश्चित रूप से युवा, महिला, किसान, गरीब सभी को ध्यान में रख करके बनाया बजट है। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, डेयरी, पशुपालन, AI, ग्रीन एनर्जी, पॉल्यूशन, कानून व्यवस्था, सभी विषय को इसमें कवर किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगभग मैं कहना चाहूँगा 1 लाख करोड़ का प्रावधान रख दिया गया है। इसके अंदर छोटे छोटे विषय, चाहे वो सैनिकों के आश्रितों के निःशुल्क पढ़ाई का विषय है, चाहे वो एक गरीब निराश्रित कहूँगा दुर्घटना के बाद में मोक्ष वाहिनी मुफ्त का उसके अंदर प्रावधान है। आज तक का एक ऐतिहासिक कदम जो स्कूलों की शिक्षा के अंदर जो साइकिल और स्कूटी का जो वितरण होता था, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से वो किया जाएगा। अब वो पहले की तरह वहाँ पर खड़ी हुई इंतज़ार नहीं करेगी वितरण का। मैं जिक्र करना चाहूँगा, अब हमारा युवा बाहर जाकर के नहीं, राजस्थान में ही पायलट बन पाएगा, अपने सपनों को उड़ान दे पाएगा। किशनगढ़ के अंदर चल रहे फ्लाइंग स्कूल के साथ साथ अब भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में फ्लाइंग स्कूल की जो घोषणा है, मैं
आपको कहना चाहूँगा अब सरस सिर्फ राजस्थान की बाउंड्री के अंदर अपना व्यवसाय ना करके राजस्थान प्रदेश से बाहर निकल करके भी अपना विस्तार करेगी। तो ये सारे विषय ध्यान में रख करके आज इस बजट को लिया गया है। मैंने छोटे छोटे कुछ बिंदुओं को टच करके, अभी पुनर्गठन समाप्त हुए कुछ दिन ही हुए, लेकिन सारे ग्राम पंचायत, भवन पंचायत समिति और जिलों के मुख्यालयों के निर्माण के लिए वहाँ पर उसमें प्रावधान रखा गया है। मैं कहना चाहूँगा ये समग्र विकास का बजट है, हमारे बढ़ते हुए राजस्थान का बजट है। बात करें अगर छोटे व्यवसायियों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी कुछ घोषणाएं की गई हैं, अनुदान की बात की गई है, एआई और जो मशीन लर्निंग है उसके लिए बहुत प्रावधान किए गए। तो क्या आधुनिक राजस्थान के लिए आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहले 50 लाख का अब 1 करोड़ तक का प्रावधान कर दिया गया है। अब महिलाओं के लिए बैंक सखी का एक प्रावधान किया गया है। पहले लखपति दीदी का चल ही रहा था, बैंक सखी। मैं कहना चाहूँगा हमारा राइजिंग राजस्थान के अंदर उद्यमों के जीवन को सुगम बनाने के लिए आज से कई वर्ष पूर्व अपने प्रदेश को छोड़ करके प्रवासी बने, उनको भी हमने, मुख्यमंत्री जी ने, सबने राइजिंग राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि में आकर के एक व्यवसाय करे और उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पूरा वैसे भी राइजिंग राजस्थान में ध्यान रखा गया। 8 लाख करोड़ जमीन पर उतरे राजस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए, राजस्थान के विकास के लिए। मैं कहना चाहूँगा जीएसटी का सरलीकरण भी हमारे राजस्थान प्रदेश के एक आम आदमी के जीवन को सुखद बनाने का हमारे केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा ये कदम था। निश्चित रूप से आने वाले समय में विकसित राजस्थान बनेगा, विकसित हिंदुस्तान बनेगा। युवा आपकी सरकार के केंद्र में रहे हैं, युवाओं कल्याण की बात करते हैं, कौशल विकास को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ जो ज़रूरतें हैं प्रदेश की वह इस बजट से पूरी होती है? देखिए, कौशल विकास की आप चर्चा करेंगे तो आपने आज सुना होगा कि विदेश के अंदर भी कैसे एक हमारे युवा का भविष्य का निर्माण हो, उसको विदेशी लैंग्वेजेस के कोर्स, जापानीज़ है, इंग्लिश है, अलग अलग उसको भाषाएं सिखाने का भी अब कौशल विकास के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। आने वाले समय में आईटीआई के अंदर, चाहे वो विंड है, सोलर है, एआई है, उन तकनीक का भी अब राजस्थान प्रदेश के अंदर आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको अलग अलग कोर्सेज शुरू हुए दिखेंगे। निश्चित तौर से बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया, यहाँ तक कि स्वास्थ्य का भी, और स्वास्थ्य में भी मानसिक स्वास्थ्य का। लेकिन आज एक दृश्य देखने मिला कि जब उप मुख्यमंत्री मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करी थी, तब विपक्ष की ओर से सामने से कुछ हंसी टिटोली की आवाज़ आई थी। क्या आपको नहीं लगता कि इतने गंभीर विषय पे ये विपक्ष की प्रतिक्रिया कुछ अनुचित? देखिए, मेंटल हेल्थ आज के इस आधुनिक युग के अंदर तेज रफ्तार से चल रहे अपने जीवन शैली के चलते हुए निश्चित रूप से मानसिक संतुलन भी खूब लोगों का इसमें बिगड़ता है। उनकी भी अपने को चिंता, समाज के अंदर अपने बीच में अपने लोगों की चिंता का भी ये विषय आज ध्यान में रखा गया। मेंटल हेल्थ को सुदृढ़ करने के लिए साइकेट्रिस्ट और ये सारे प्रावधान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ये विकसित देशों के अंदर देखा जाता था, ये अब मैं कहना चाहूँगा ये विकसित राजस्थान के बढ़ते हुए कदम है। विपक्ष के साथियों को इन चीज़ों की गंभीरता का भी ध्यान रखना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी के जो विकास की तरफ बढ़ते हुए कदम है वो भी उन्हें दिखने चाहिए। उनको अब वो समय चला गया है जब आंख के ऊपर पट्टी बांध करके सिर्फ कुछ कहने के लिए कहने की परंपरा छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, मेरी ये नसीहत है। वो कहते हैं कि बजट घोषणाएं पुरानी वाली पूरी नहीं हुई, 30% भी धरातल पे नहीं उतरी हैं, क्या आपका कहना? देखिए, हमारे प्रभारी सचिव और हम सभी प्रभारी मंत्री एक एक जिले के अंदर जाकर के लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार आप प्रेस के बंधुओं के साथ में वहीं पर ही उन जिलों में बैठ करके हम प्रेस वार्ता भी करते हैं। हमारे प्रेस के मीडिया के साथी जमीन पर जुड़े हुए हैं, उन जमीन पे जुड़े हुए हमारे प्रेस के साथियों को, वो भी वहाँ के नागरिक भी हैं, उन्हें सब असलियत पता है। हमारे सिर्फ विपक्ष के साथियों के कहने मात्र से कितना प्रतिशत काम जमीन पर उतर गया, कितना नहीं उतरा है, ये हमें उनसे प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे मंत्री के बिश्नोई, जिन्होंने ना सिर्फ इस बजट की खासियतें गिनाई, उन्होंने विपक्ष को नसीहत भी दी कि वे राज्य सरकार के विकास के कार्यों को देखें और सराहें। सहयोगी राम अवतार प्रजापति के साथ अवनींद्र मिश्रा, इंडिया हेड, जयपुर। और आप खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नेटराना गांव से लापता 5वीं कक्षा के छात्र अभिषेक शर्मा का शव देर रात एक कुएं से बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक शर्मा मंगलवार शाम करीब 5 बजे से लापता था, तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर गोगामेडी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है।
हनुमानगढ़ में परलिका रोड पर एक कार ट्रक से टकरा गई, जिससे ढीलकी ग्राम पंचायत के प्रशासक और सत्यम डेयरी के एमडी सत्यपाल व्यास का निधन हो गया। तो वहीं उनके निधन की खबर सुनकर क्षेत्र में गहरा शोक देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक सत्यपाल व्यास अपनी कार से नोहर स्थित फैक्ट्री आ रहे थे और इसी दौरान नोहर की तरफ से आ रहे एक ट्रक से उनकी कार के आमने सामने टक्कर हो गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। थाने में सूचना मिली थी कि कोई पेपाना मोड़ से पल्लिका के बीच में एक्सीडेंट हो गया है। तो वादरा मोड़ से पल्लिका की तरफ करीब 1 किलोमीटर आगे पहुंचे थे। वहाँ देखा तो सत्यम डेयरी संचालक सत्यपाल सनोफ ओम प्रकाश ब्राह्मण है, जो अपनी कार नंबर RJ49 CA 7670 से ढीलकी से नौर आ रहे थे। वहाँ पहुँचे थे, वो सामने से आ रहे ट्रक नंबर SR39E 4844 ने उनको तेज़ गति से चलाकर टक्कर मार दी, जिससे उनके गंभीर चोटें लगी। हॉस्पिटल भिजवा गया, जहाँ उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक सत्यपाल का पोस्टमार्टम करवाया जा। भरतपुर में करौली की एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एसीबी ने राजकीय जनाना चिकित्सालय भरतपुर की ब्लड स्टोरेज यूनिट में कार्रवाई करते हुए सुपरवाइजर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी संविदा पर नौकरी दिलाने के नाम पर परिवादी से 30,000 रुपए मांग कर रहा था, जिसे लेकर परिवादी ने इसकी शिकायत करौली स्थित एसीबी कार्यालय में दर्ज कराई थी, जिसके बाद शिकायत का सत्यापन कराया गया, जो कि सही पाई गई। इसके बाद एसीबी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कर कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवादी ने चौकी करौली पर एक तहरीर प्रस्तुत की कि राम कुमार टेक्नीशियन जनरल अस्पताल भरतपुर मेरे से ट्रॉली जो बोर्ड बॉय होते हैं उसके प्लेसमेंट एजेंसी के लगाने की एवज में 30,000 रुपये राशि मांग रहा है। इसके संदर्भ में मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशन में सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज ट्रैप की कार्रवाई की गई। राम कुमार को 25,000 रुपये। और आप खबर ब्यावर के मसूदा से है, जहां एक निजी स्कूल की बस 33 kV लाइन के विद्युत पोल से टकरा गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक बस में उस समय करीब 30 से 40 बच्चे सवार थे। बताया जा रहा है कि बस में तकनीकी खराबी आने के कारण गियर सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे और बस पोल से जा टकराई। इधर से आया घुमाने के लिए, वापिस रिवर्स लगा रहा होता तो रिवर्स गियर इसका काम करना बंद कर दिया। मैं चेक कर उठाऊं और आगे कर रही। आपने कैसे ड्राइवर था ना जो चला रहा परमानेंट, इसको 2 साल से या 1 साल से चला रहा, मेरे को मालूम नहीं कितने साल से चला रहा हो, जिसका पुराना ड्राइवर। इस बच्चे गाड़ी के अंदर, अब गाड़ी जैसे कुछ प्रॉब्लम ही, ड्राइवर ने हमको क्या बताया नहीं, किस भी स्थिति में था ड्राइवर। अब क्या कि गाड़ी चेंज कर रहे हैं फिलहाल। अब ये गाड़ी आएगी नहीं दोबारा।